यात्रा को कुछ देर के लिए बोट यात्रा बनना पड़ेगा। 6 महीना बाढ़ रहता है, बहुत दिक्कत सा। बाढ़ ऐसे आ जाए, बच्चे स्कूल नहीं आ पा रहे हैं क्योंकि बीच में पानी भर गया है। नौकरी के लिए किस पर भरोसा होता है? तेजस्वी यादव। छोटा सा गांव में हम लोग के लिए वंदे भारत जैसी सौगात मिल गई है। राजद का सरकार जो आता था, अपराध बहुत होता था। 10 बजे रात के बाद आदमी जा नहीं सकता था घर। मोदी जी 100% जीत रहे हैं। इस्लामिक कट्टरता है जो दोनों समाज को लेकर के मिला करके चले। समाज का बेहतर। नमस्कार, प्रणाम। मैं हूं श्वेता सिंह और आप देख रहे हैं आज तक पदयात्रा बिहार में। हम आज पहुंचे हैं उस क्षेत्र में जहां आकर हमारी पदयात्रा को कुछ देर के लिए बोट यात्रा बनना पड़ेगा। वो इसीलिए क्योंकि जब हम कोसी के क्षेत्र की बात करते हैं, सुपौल जिले की बात करते हैं, तो 5 विधानसभा सीटें आती हैं। 4 ऐसी हैं जो बाढ़ प्रभावित हमेशा रहती हैं। और इसीलिए अगर मुझे उस जगह पर जाना है, उन लोगों के बीच में जाना है, तो मुझे नदी की एक धारा को नाव के जरिए ही क्रॉस करके जाना पड़ेगा। हालांकि आज हम आपको कोसी के साथ साथ सीमांचल के क्षेत्र की भी हम शुरुआत करेंगे आगे अररिया के साथ, लेकिन यहाँ पर लोगों की मुश्किलों को समझते, उसे बूझते हुए हम उनके साथ साथ आगे सुपौल के इस क्षेत्र में आपको लिए चलेंगे। कोसी एक ऐसी नदी जिसे सौरो ऑफ बिहार कहा गया। सौरो ऑफ बिहार यानी कि बिहार का दुख। और बिहार का दुख नाम की ये जो नदी है, ये कितना प्रकृति की वजह से और कितना लोगों की वजह से इस स्थिति में है, ये हम चलकर समझते हैं। लोगों की परेशानियों को उनसे जानते हैं जरा। आज की पदयात्रा की शुरुआत एक बोट यात्रा के साथ करते हुए हम दूसरे छोर पर उस विस्थापित बस्ती की तरफ बढ़ रहे हैं जिनके खेत इस ओर हैं, जिनको रहने की व्यवस्था कुछ समय के लिए उस ओर की गई थी, लेकिन वो कुछ समय जो है वो अब 15 वर्ष से ऊपर हो रहा है। वहीं पे एक एक कमरों के मकान में 15 सालों से रहने को मजबूर ये लोग, और हमारी पदयात्रा उसी बस्ती से शुरू होती है। धन्यवाद। बहुत बड़ा आप लोग क्षेत्र में आ करके ये देखिए, श्वेता सिंह है, बच्चे है चैनल मीडिया में, तो अपना क्षेत्र में आ करके घूम करके मदद कोशिश। हाँ, इतनी विकट और विचित्र परिस्थिति आप पूरे देश नहीं, पूरी दुनिया में कहीं नहीं देखेंगे। ये विस्थापित जो बस्ती है, जहां पर ये सभी लोग जो कोसी के कटान से परेशान होकर यहाँ पर आए हैं, 15 साल से ये विस्थापित बस्ती है। ये आंगनबाड़ी है। जी। तो ये मतलब पहली बार हम देख रहे हैं कि अस्थायी है, मतलब विस्थापितों की जगह पर एक आंगनबाड़ी है। कैसे? 2010 से यहाँ पर कटाव हो करके विस्थापित हो करके हम स्कूल जस्था चला रहे हैं। कैसे कैसे सहायता करती हैं, क्या क्या काम करती हैं इधर आप? यहाँ पर बच्चा लोग को पढ़ते हैं, बच्चा को बुला कर लाते हैं और आंगनबाड़ी में बैठाते हैं, दोहा कविता गाया आते हैं, नाश्ता भी देते हैं, दूध, केला, सेब, अंगूर, फल फलिहार जितना होता है दूध बना कर देते हैं। और जितना मीनू चाट होता है वो मीनू चाट के अनुसार से करके आप करते हैं उसको। मीनू चाट के अनुसार से खाना देते हैं। 15 साल से लगातार। 15 साल से। हाँ, ये स्कूल है। सब लोग मैथ्स पढ़ रहे हैं अभी, इधर कुछ और पढ़ाई हो रहा है। कोसी की वजह से इधर ही आप लोग को चलाना पड़ता है। नहीं, बलथरवा में पढ़ता था भीतर में। हाँ, पहले कहाँ पढ़ता था? मध्य विद्यालय बलथरवा, ढोले बलथरवा में पढ़ता था। भीतर में बांध के भीतर में। किस क्लास? बच्चा उस पार में है ना, 1 से 8 तारीख में पानी जो हो गया नदी में। अच्छा, इस वजह से नहीं आ पाए, जो बीच में बारिश जो शुरू हो गई है उसकी वजह से। कैसा चल रहा है क्लास? अच्छा लगता है पढ़ना? हाँ? क्या बनना है पढ़ाई करके? पुलिस। पुलिस बनना है।
हम डॉक्टर। डॉक्टर बनना है तुमको? अरे खड़ा। और तुमको? मुझको फौजी बनना है। फौजी, वाह, अभी से सैल्यूट तुमको भाई। बताइए, रोज की समस्या है कि बाढ़ ऐसे आ जाए, बच्चे स्कूल नहीं आ पा रहे हैं क्योंकि बीच में पानी भर गया है। 6 महीना बाढ़ रहता है। 6 महीना से बाढ़ में बहुत परेशानी आता है हम लोग को। बांध के भीतर में वही हाल है और बांध के बाहर में वही हाल है। यहाँ जो है सीपेज का जो पानी है ना, बहुत फ्लो होता है बांध से बाहर, उससे हजारों एकड़ जो है ना जमीन, वो पानी में बह जाता है और कोई फसल नहीं होता है। 4 महीना तक यहाँ पर भी पानी रहता है। लोग सब को दूसरे जगह स्कूल और व्यवस्था करके खाना खिलाया जाता है। बहुत मुश्किल जीवन है पूरा। 6 महीना तक अगर बाढ़ रहेगा तो बड़ा कठिनाई में दिक्कत से हम लोग गुजर क्या रहा छे, बहुत दिक्कत से। अच्छा, पानी में सिविल दै छे, बांध पर सिविल दै छे। अच्छा। हम लोग का घर पानी रहे छे। और डॉक्टर यहाँ पर मिल जाता है? हॉस्पिटल से कहाँ से आवे छे? बगल में हॉस्पिटल से। पर 15 साल से यह तरह से है? घर द्वार सारा बह गया, सामान भी बहुत नुकसान चला गया था पिछले बार। ये पता है कि जब ये सब आता है, जैसे बाढ़ आता है, बाकी क्षेत्रों में जब बाढ़ आती है तो वहाँ पर मुआवजा दिया जाता है, वो सब आप लोग को मिलता है? मुआवजा थोड़ा बहुत दे कर को टाल देते हैं। थोड़ा बहुत मतलब जैसे मान लीजिए सब कुछ बह गया, आपको कितना मिला? वो 6,000-7,000 दे करके। 6,000-7,000। हाँ, बस इतने। और 10,000 तक का नुकसान जाते हैं फसल का। किसी को आप 4 बीघा 10 बीघे धान लगाया, वो बह तो गया, तो 10 बीघे धान का कितना कीमत होना चाहिए? उतना तो मुआवजा मिलना चाहिए आदमी को। मिलता है। नहीं, उतना नहीं। 6,000-7,000 का। आपके घर में आके हम देख सकते हैं? ये कितने लोग रहते हैं इसमें? 3 दियाद है। अच्छा, तो अब बकरी सब? बकरी तो है, बहुत है बकरी सब। तो कहाँ रहता है सब? अच्छा, सब इधर एक कमरा ऐसे ही, एक कमरे में सब लोग रह ले रहे हैं। हाँ। जितना कपड़ा सामान बाल बच्चा सब इधर ही, एक ही उसमें भास गया ना था सामान। एक बल्ब, हाँ, एक पंखा। सोचिए, पूरा जीवन इतने में सिमट कर रह जाता है। आप दोनों यहाँ पर संवाददाता हैं, लंबे समय से रिपोर्टिंग कर रहे हैं। ये पहले तो ये क्षेत्र समझाइए कि ये क्या है? ये नदी की मुख्य धारा है, ये धारा कट के आ रही है, क्या है? देखिए, हम आपको बता रहे हैं कि कोसी नदी जब बाराज से निकलती है तो बाराज से 3-4 किलोमीटर अंदर आने के बाद, माने बाहर आने के बाद 3 धारा में बढ़ जाती है। एक धारा जो आप सामने में देख रहे हैं ये है 1960 के से लगभग जो ये तटबंध के भीतर गांव आ गए, तो उस समय में लोगों ने विरोध किया था। तो सरकार ने उस समय में कहा था कि जितने भी लोग तटबंध के भीतर आए उनको पुनर्वासित किया जाएगा। कुछ लोगों को किया भी, लेकिन आज लगभग 60 साल बीत जाने के बाद आज भी लाखों आबादी तटबंध के भीतर है। कटाव इतना तेज होता है, जब होता है तो जिस घर में बच्ची जन्म लेती है या बच्चा जन्म लेता है, उसको अपना भरोसा नहीं होता कि छठी वहां कर पाएगा। और कई बार हम लोगों ने अंदर में जाकर के जब देखा है तो वो जब तक उसको बच्चा होता है 6 दिन पूरता, तब तक घर हटा करके दूसरे जगह जाना पड़ता है। मतलब जन्म एक घर में, छठी दूसरे घर में होता है। आप लोग को लगता है कि अपना घर हो पाता पूरा तो अच्छा होता? ऐसे बाढ़ में सब परेशान रहते हैं। हाँ, घर अपना होता तो अच्छा होता। हाँ, पानी बहुत आते हैं, बहुते पानी नोच पर जाते हैं ऊपर रोड पर। फिर भी माल रोड पे भी जाना पड़ता है और पानी आता है तो। दीदी आ तहाँ अलिए देखे ला, हमरा के बहुत हालत बुरा छी। तू सब व्यवस्था क्या करते? सरकारे न करता है। न करे छे, क्या करे छे? कहाँ करे छे? सब सरकार आवे जो वोट ले जाए छे, जगह दे दे, वहाँ पे आप लोग सब घर बना ले अपना। 5 सीटें हैं कुल यहाँ पर सुपौल जिले में, 5 की 5 एनडीए के पास। निर्मली, पिपरा, सुपौल, त्रिवेणीगंज, ये 4 जेडीयू ने जीती थी। जेडीयू के ही कैंडिडेट्स हैं इस पे। त्रिवेणीगंज से जेडीयू ने अपने कैंडिडेट को बदला है। बाकी सब जगह पिछली बार की जीते हुए उम्मीदवार ही हैं। और छातापुर सीट से भारतीय जनता पार्टी ने जीत हासिल की थी पिछली बार। हम जहां पर जो विस्थापितों से बात कर रहे थे,
ये जो पूरा इलाका है एक स्पर कहलाता है, यानी कि थोड़ी सी ऊंचाई की जगह जहां पर लोग रहते हैं, लेकिन ये इसकी भी ऊंचाई उतनी नहीं होती है। इसीलिए हाईवे पर जो डिवाइडर का हिस्सा है वहां पर ज्यादा पानी आने पे लोग रहने को मजबूर हो जाते हैं। के साथ ही शुरू हो जाता है आबादी का आगे का क्षेत्र, दूसरे जिलों से गुजरते हुए लोगों की गाड़ियां, और उस सब के बीच पे कहीं खो जाता है सुपौल के इन बाढ़ पीड़ितों का दर्द। हम आगे बढ़ रहे हैं अभी अपनी पदयात्रा में। हम अगले जिले की तरफ आपको अब लिए चलेंगे, अररिया, जो कि सीमांचल में आता है। ये अररिया जिले का एयरपोर्ट है। आपको सुनकर आश्चर्य होगा, लेकिन दरअसल एक ऐतिहासिक जगह है। आज भी लोग इसे फोर्ब्सगंज का एयरपोर्ट ही कहते हैं। यानी हम अररिया जिले में अब आ चुके हैं और यहाँ पर आकर हमने शुरुआत यहीं के एयरपोर्ट से करने की सोची। एयरपोर्ट यानी कि ऐतिहासिक तौर पर एक एयरपोर्ट जो आज रैलियों के मैदान के तौर पर और बाकी समारोहों के मैदान के तौर पर इस्तेमाल होता है। अभी 6 तारीख को जो प्रधानमंत्री की रैली यहाँ पर होनी है, उसके लिए ये पूरी तैयारी आप इस क्षेत्र में देख सकते हैं। अमरेंद्र हमारे संवाददाता हैं यहाँ पर अररिया डिस्ट्रिक्ट में। ये बड़ा इंटरेस्टिंग इतिहास है इस एयरपोर्ट का। जी, इसका नाम ये फारबिसगंज का अर्धनिर्मित सैनिक हवाई अड्डा है। हाँ। हवाई पट्टी भी बोलते हैं। दरअसल 1962 में जब भारत चीन युद्ध हुआ था, तब तत्कालीन प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू, उन्होंने भागलपुर सेंट्रल जेल के कैदियों द्वारा इसको बनवाया था और यहाँ 1.5 महीने तक सैनिक अभ्यास भी चला था। दिन रात यहाँ उड़ानें भरती थी, क्योंकि ये 12 किलोमीटर यहाँ से नेपाल का बॉर्डर है और नेपाल में चीनी हस्तक्षेप चरम पर था, तो इस लिहाज से भी इसका महत्व अलग था। क्या कभी यहाँ पर एयरपोर्ट बनाने की बात हुई कि कमर्शियल एयरपोर्ट यहाँ रहे? जी, कमर्शियल एयरपोर्ट की बात, ये प्रधानमंत्री उड़ान योजना जो था, जिसमें पूरे देश के आम नागरिक योजना नाम दिया गया था, उसमें फारबिसगंज को शामिल किया गया था। मगर बिहार के कई एयरपोर्ट का भाग तो बदला, लेकिन अभी तक इस दिशा में कोई पहल नहीं हुआ। और अब पूर्णिया का होने के बाद अब थोड़ा डाउटफुल ही लग रहा है कि पूर्णिया और बगल में वीरपुर की भी घोषणा हो गई, काफी नजदीक है, उसके बाद डाउटफुल हो रहा है। फिलहाल देखकर तो यही लग रहा है यहाँ पर, जो आप इस पूरे हिस्से को देख रहे हैं इस समय। क्या क्या चीज की जरूरत है यहाँ पे? यहाँ बहुत चीज का जरूरत है। कुछ नहीं हुआ है, रोजी रोजगार कुछ नहीं जल्दी मिल रहा है। सब बेटा है दिल्ली पंजाब मजदूरी करने, सबको पलायन करना पड़ जाता है यहाँ से। अररिया जिले की कुल आबादी में 43% से अधिक मुस्लिम आबादी है। पिछली बार के चुनावों में AIMIM ने अपनी जब किस्मत आजमाई थी, तो अररिया में भी एक विधानसभा सीट, कुल सीमांचल में 5 विधानसभा सीटें उसने हासिल की थी, एक अररिया में भी हासिल की थी। हम ऐसे ही एक मोहल्ले में आए हैं जहां पर जो मुस्लिम समुदाय है उसके सदस्य रहते हैं। यहाँ पर इस आप लोग के पूरे क्षेत्र में विकास हुआ है, कामकाज हुआ है कुछ? कोई विकास नहीं हुआ, कोई विकास नहीं हुआ है। क्या क्या चीज की जरूरत है? हाईवे यहाँ से पास में है, हर चीज का जरूरत है। ये है ना, हम लोग गरीब आदमी हैं, सब चीज का जरूरत है। विकास न होने की बुनियाद पर अब जो है परिवर्तन चाहते हैं कि परिवर्तन हो। आप अपने नेता में क्या देखते हैं, कैसा होना चाहिए? नेता अच्छा हो, जो कि सबको लेकर के चले। इसमें जो है जो नाम आता है वो नाम ना आवे, इंसानियत के तहत चले और सबका काम करे। सब 2 नाम मतलब हिंदू मुस्लिम ना हो। हाँ, ये सब चीज ना हो। भारत है, भारत में सबके लिए हक बराबर है। हाँ, हम लोग फारबिसगंज का बदलाव चाहते हैं। हाँ। इसलिए हम लोग मनोज विश्वास को भारी बहुमत से जो है जिताने का काम करेंगे। हाँ। इंशाल्लाह जीतेंगे, है कि नहीं? हाँ। पंजा छाप है। तो आपको उम्मीद है कि वो आगे काम करेंगे? हाँ, इंशाल्लाह काम हो जाएगा। अल्हम्दुलिल्लाह, जज्बा है। मुखिया प्रतिनिधि भी रहा है, घर घर में जो है, जब कोई फोन किया तो फौरन हाजिर हुआ है। MIM ने ओवैसी नहीं, ओवैसी कुछ फैक्टर नहीं पड़ेगा। पिछली बार अररिया डिस्ट्रिक्ट में एक सीट निकाल ले गए थे, इस बार वो भी नहीं आएगा। नहीं आएगा। कैंडिडेट क्यों? इसका कारण क्या है? कैंडिडेट के अकॉर्डिंग आया था वो सीट। अच्छा, अब वो कैंडिडेट चले गए RJD में। वो ओवैसी में आप लोग नेता नहीं देखते हैं? नहीं, वो अभी नहीं चलेगा। उनका भी जो है वो भी अपना एक तरफ ही चलते हैं। अच्छा, वो भी एक तरफ ही लेकर के चलते हैं।
ऐसे होना एक तरफा मतलब कट्टरता की ओर ज्यादा है, जो दोनों समाज को लेकर के मिला करके चले, समाज का बेहतर जी, समाज का बेहतर, और उस हिसाब से फारबिसगंज विधानसभा में मनोज विश्वास जी बेहतर है। नौकरी के लिए जो किस पर भरोसा होता है कि कौन? तेजस्वी यादव वादा भी किए हैं और करेंगे, और इससे पहले जो 7 महीने या 6 महीने भी वो रहे थे तो उसमें जो है बहुतों को नौकरी भी दिया है। तो नीतीश कुमार आप लोगों को कैसे लगते हैं मुख्यमंत्री के तौर पर? 2005 से 2010, 2010 से 2015 बेहतर काम है, सारा कुछ देखने में भी लगा था, लेकिन एक उम्मीद जगा था, लेकिन उसके बाद उसका क्या जाने मानसिकता कैसा हो गया। इसलिए आपको लगता है कि एक युवा जो जी एकदम निश्चित युवा आना चाहिए यहाँ से? उस समय में आप कहेंगे कि आप लोग की तरफ से भी नीतीश कुमार को वोट जाता था? शुरू में जितना काम किया हम लोग उनका साथ थे, उनका साथ दिए, पर अब लगता है आपको कि नहीं करते हैं, तो अब बदलाव की तरफ आप लोग देख रहे हैं। तेजस्वी जवान का पक्का है, भले उसका उम्र कच्चा है लेकिन जवान का वो पक्का है। अच्छा, वो बोला 17 महीना में जितना रोजगार दिया है, वो बोला आगे भी हम रोजगार देंगे, उस पर हम लोग एकदम यकीन है कि जो बोले हैं वो करेंगे। अच्छा, बड़ा इंटरेस्टिंग इतिहास है कि फोर्ब्सगंज नाम कैसे पड़ा। अलेक्जेंडर फोर्ब्स करके यहाँ पर एक बहुत उच्च जो ब्रिटिश अधिकारी हैं वो हुआ करते थे, और उस कारण उनके नाम पर कुछ समय के लिए फोर्ब्साबाद भी रहा, लेकिन फोर्ब्सगंज आखिरकार, यानी फोर्ब्स उससे फोर्ब्सगंज हो गया इसका पूरा। आप लोग यहीं के रहने वाले हैं सब? अच्छा, क्या है यहाँ पर, कैसा है विकास वगैरह व्यवस्था? विकास तो बहुत अच्छा है यहाँ पे। जब से विधायक जी फडणवीस 2015 में बने हैं विद्यासागर केसरी, तब से यहाँ विकास का समझिए बहुत अच्छा क्या किए हैं। हम लोग का एरिया बाढ़ इलाका है, ठीक है, तो यहाँ पे जब उनके पहले मतलब पुला का कोई भी व्यवस्था नहीं था, जब से ये बने हैं 85 पुला दिए हैं, सारा गांव को शहर से कनेक्ट कर दिए हैं, इंजीनियरिंग कॉलेज दिए हैं विधायक जी और हमारे माननीय सांसद महोदय को काम करना होगा, अभी बहुत कुछ काम धरातल पर आना बाकी। एक छोटा सा गांव में हम लोग के लिए वंदे भारत जैसी सौगात मिल गई है। यहाँ वंदे भारत चल रही है? जी, वंदे भारत चल रही है, और तमिलनाडु के लिए साउथ के लिए भी बहुत सारी ट्रेन मिल गई है हमें। जो शहर रोशनी के लिए तरसता है, वहाँ 24 घंटे लाइट रहती है। जिला मुख्यालय से आप जिस कोने में भी जाएं, जिस ओर जाएं, वहाँ पे आपको 4 लेन की सुविधा मिलेगी। सिक्योरिटी एक लड़की के नाते मिलती हाँ, है एकदम। मैं यहाँ से अकेले ट्रैवल करती हूँ। एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज है? जी जी, सब चीज है, अपॉर्चुनिटी पूरी है। उसके बाद अच्छी तरीके से काम हो रहा है यहाँ। कॉलेज बहुत अच्छा है यहाँ पे है जी, फॉरबिसगंज बहुत अच्छा है। नहीं, बाहर नहीं जाना होता है। और यहाँ फॉरबिसगंज का जो लड़का अभी है, जो IAS IPS कंप्लीट किया है, एक हमारा दोस्त है जो अभी BPSC UPSC निकाला है, मधेपुरा में पोस्टिंग है, तो यहाँ पे पढ़ाई की सारा चीज की सुविधा बढ़िया है। तो हम लोग स्टूडेंट हैं, हमारे लिए भी बहुत अच्छा काम हो रहा है। कॉलेज में पहले टीचर नहीं आते थे, अब सारे टीचर समय पे आते हैं, अच्छे से पढ़ाई हो रहा है। पहले ITI कॉलेज का यहाँ पे सुविधा अच्छा नहीं था, अभी पूरा अच्छा से किया गया। कॉलेज में बहुत सारा चीज दिया हुआ है, नया नया सामान सब आया यूज करने के लिए, बच्चा लोग यूज करता है, अच्छे से सब चीज करता है। अच्छा। विकास तो यहाँ पे अच्छा हो रही है। है कि यहाँ पे अपराध पे पूरा नकेल कस दिया गया है। अच्छा, इससे पहले जो था राजद का सरकार जो आता था, अपराध बहुत होता था, 10 बजे रात के बाद आदमी जा नहीं सकता था घर। अभी तो आप 12 बजे रात को स्टेशन से उतरिए कि 1 बजे। अब फॉरबिसगंज में आप एक सेकंड, अब फॉरबिसगंज में आप जो है महिला को भी लेके पूरे रात घूम सकते हैं, कोई किसी भी तरह का डर नहीं है यहाँ पे। विकास आपके सामने नजर आ रहा है, स्टेशन भी है, और जो विकास किए हैं मोदी जी, जो विकास किए हैं मोदी जी, हम उन लोग जैसा आम पुरुष नहीं है, वो देवतुल्य इंसान है, ईश्वर है वो, और मोदी जी 100% जीत रहे हैं। क्या आपको अररिया जिले का मूड लग रहा है? देखिए, अररिया जिले की बात करें तो अररिया में पूरे 6 विधानसभा क्षेत्र हैं, और 6 विधानसभा क्षेत्र में हमेशा से NDA और महागठबंधन की लड़ाई होते रही। कभी यह जो गढ़ था कांग्रेस और RJD का गढ़ हुआ करता था, लेकिन इसमें तेलमारी कहीं न कहीं NDA के द्वारा हुई है। MIM का प्रभाव अभी भी है या नहीं लग रहा है? AIM के तरफ से जो है मुर्शिद आलम को टिकट दिया गया, और मुर्शिद आलम जो है वो भी जदयू की टिकट से जोकीहाट से चुनाव लड़ चुके हैं। तो वहाँ का जो सिनेरियो है वो चतुष्कोणीय है। नरपतगंज, फोर्ब्सगंज और सिकटी 3 सीट पिछली बार भारतीय जनता पार्टी ने जीती थी। इसमें से नरपतगंज से जो कैंडिडेट जीत कर आए थे, उनकी जगह उम्मीदवार इस बार बीजेपी की तरफ से नया है। JDU रानीगंज से जीत कर आया था। अररिया से जीत हुई थी कांग्रेस पार्टी की, और जोकीहाट से जीत हुई थी AIMIM के कैंडिडेट की। अब 2022 में MIM के वो विधायक RJD में शामिल हो गए, और इस बार RJD की तरफ से चुनाव लड़ रहे हैं।
क्या होगा अररिया में? अररिया जिला में 6 का 6 विधानसभा में इस बार सॉलिड है। क्या कौन? एनडीए। एनडीए कैसे? यहाँ तो कह रहे हैं आरजेडी का खूब है। आरजेडी कुछ नहीं है, बस हवा हवा। आरजेडी कहाँ है? एक सेकेंड में आरजेडी को क्या करेगा? यहाँ पे जो जंगल राज जो दोबारा करने के लिए आरजेडी को देगा वोट क्या? अररिया शहर तो निकाल नहीं पाए थे, वहाँ तो कांग्रेस जीता हुआ था ना। ऐसा कोई बात नहीं मैम, ये सब दिल पे छाया हुआ है, मोदी का सब जो छाया हुआ है। हम लोगों का जो यहाँ का जो विधायक है श्री मानचंद केसरी जी बहुत अच्छा विधायक हैं और जनता का भी देख रेख जहाँ बुलाते हैं वहाँ आते हैं। जाति पाति का राजनीतिक नहीं है, बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट। कैसा काम काज है इधर सरकार का? सरकार का बहुत अच्छा काम है। अच्छा काम है। हाँ नीतीश कुमार का। हाँ नीतीश कुमार का। कह रहे तेजस्वी यादव भी आ सकते हैं। आ सकता हूँ, आने वाला दिन पता चलेगा। हाँ 14 पर वैसे काम आपका कैसा है? सरकार का काम कैसा है यहाँ पे? सरकार अच्छा है, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। हम लोगों को सिर्फ कैंडिडेट से विरोध है। 10 साल से 2 बार से सिटिंग विधायक है, आज तक क्षेत्र में घुमा नहीं है। अच्छा। कहीं गया नहीं है। हम लोग को सिर्फ यही दिक्कत है, यही तकलीफ है हम लोगों को। तो आप लोग को पार्टी से दिक्कत नहीं है? पार्टी से कोई दिक्कत नहीं है। अगर किसी को टिकट दे देता हम लोग खुलेआम प्रचार करते। अच्छा। लेकिन मंचन किसी को टिकट दिया, दिक्कत है। अररिया के नामकरण की बड़ी दिलचस्प कहानी है। आमतौर पर आप सोचेंगे कि इस शब्द का नाम क्या है। तुम लोग को पता है अररिया का नाम अररिया क्यों है? नहीं। देखिए, अररिया के जिले के रहने वाले बच्चों को भी हम एक कहानी सुनाते हुए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर अंग्रेजों के बड़े बड़े अफसर थे जो रहा करते थे। उनके लिए ये जो एरिया है उसको रेसिडेंशियल एरिया कहा जाता था, यानी आवासीय क्षेत्र उनके अफसरों का, और शॉर्ट फॉर्म में उसको आर एरिया भी कहते थे। तो अंग्रेजी का वो शब्द आर एरिया बन गया अररिया, आर एरिया। तो फॉरबिसगंज के नाम की कहानी तो आपने सुनी ही थी। अररिया भी आर एरिया दरअसल हुआ करता था। बहरहाल ये जो धरती है बड़ी पावन धरती है, फणीश्वर नाथ रेणु की धरती है। और हम यहाँ से आगे बढ़ते हुए अभी आपसे विदा लेते हैं। अभिलाषा रघुवंशी, कैमरा पर्सन सैयद मोहसिन और हितेश कुमार के साथ मुझे दीजिए इजाजत। देश और दुनिया की बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए आज तक। हमारी यात्रा आगे बढ़ेगी। अब आज तक देश का सर्वश्रेष्ठ न्यूज चैनल